हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए कच्छ का रण, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी थार रेगिस्तान और ऑप्शन डी सहारा रेगिस्तान। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। गर्मी में बिजली कटौती के लिए रहे तैयार। यूपी में मार्च में ही 19,000 मेगावाट खपत, 33,000 मेगावाट मांग पर आखिर क्या होगा? यूपी में गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। मार्च के पहले सप्ताह में ही डिमांड 19,000 मेगावाट के पार पहुंच गई है और पिछले साल भी फरवरी से बिजली की मांग बढ़नी शुरू हो गई थी, जो कि 32,000 मेगावाट पर पहुंच चुकी थी। इस बार अनुमान है कि मई जून में बिजली की मांग 33,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बिजली आएगी कहां से? ट्रांसमिशन की क्षमता भी उपभोक्ताओं के स्वीकृत भार की तुलना में 2,05,000 किलोवाट कम है। बिजली का उत्पादन सीमित है, डिस्ट्रीब्यूशन चरमरा रही है। ऐसे में लोगों के घरों तक बिजली पहुंचेगी कैसे? राजस्थान में कमर्शियल गैस सप्लाई पर ब्रेक। तेल कंपनियों ने एजेंसियों को सप्लाई रोकने के दिए निर्देश। होटल, रेस्टोरेंट समेत औद्योगिक इकाइयों पर पड़ेगा असर। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण बंद हुई तेल और गैस की सप्लाई का असर अब राजस्थान में दिखने लगा है। तेल कंपनियों ने रसोई गैस के घटते हुए स्टॉक को देखते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर अघोषित रोक लगा दी है। कंपनियों की तरफ से गैस एजेंसियों को मैसेज करके कमर्शियल सिलेंडर के ऑर्डर नहीं लगाने के आदेश दिए गए हैं। केवल घरेलू उपयोग के सिलेंडर की डिलीवरी पर ही फोकस करने के लिए कहा गया है। कंपनियों ने देर रात ये निर्देश जारी किए हैं। कंपनियों के इस निर्णय का असर अब औद्योगिक इकाइयों, रेस्टोरेंट और होटलों पर पड़ेगा। वहीं सावे शुरू होने के बाद यहां शादी समारोह में भी गैस सप्लाई की किल्लत देखने को मिल सकती है। ईरान जंग से कच्चा तेल 2022 के बाद सबसे महंगा, $115 के पार निकला। एक्सपर्ट बोले $150 तक पहुंच सकती है कीमत। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 3.5 साल के हाई पर पहुंच गए हैं। बता दें कि 9 मार्च को कारोबार के दौरान ये 25% बढ़कर $115 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। हालांकि बाद में ये थोड़ा नीचे आया और ये अब $105 के करीब है। इससे पहले 2022 में रूस यूक्रेन जंग से कच्चा तेल $100 के पार निकला था। दिल्ली शराब नीति केस में हाईकोर्ट का सभी 23 आरोपियों को नोटिस। सीबीआई अफसर के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई नहीं करने का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली शराब नीति केस में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने भी यह निर्देश दिया है कि संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए मामले में ट्रायल कोर्ट आगे की सुनवाई तब तक के लिए टाल दे जब तक हाईकोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई न कर ले। ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को इस मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। इसी आदेश को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई ने अपनी 974 पेज की याचिका में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग के चरण में ही मिनी ट्रायल जैसा व्यवहार किया। कोर्ट ने पूरे सबूतों को विस्तार से जांचना शुरू कर दिया जैसे कि पूरा केस चल रहा हो, जबकि इस स्तर पर केवल सरसरी नजर से मामला देखा जाता है। ईरान जंग पर विपक्ष का दोनों सदनों में हंगामा। चर्चा की मांग। सरकार बोली स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर बहस के लिए तैयार। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के पहले दिन की लोकसभा की कार्यवाही खत्म हुई। विपक्ष ने अमेरिकी, इजराइल और ईरान जंग पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष जंग के बाद पश्चिम एशिया में बने हालातों पर भारत का असर पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार ने कहा कि विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई है। हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष चर्चा करे, लेकिन विपक्ष दूसरा मोशन ले आया है जिसका विदेश मंत्री ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। इसके बाद सदन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पीएम मोदी बोले भारत इनोवेशन वाली इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा। एआई ऑटोमेशन पर फोकस। बेटियों को नए मौकों से पीछे नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अब तेजी से एक इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को रियल वर्ल्ड इकोनॉमी की ज़रूरतों के साथ और मजबूती से जोड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल इकोनॉमी को भविष्य के लिए जरूरी बताया।
पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय की ग्रोथ बनाए रखने के लिए भारत को एआई, ऑटोमेशन, डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते हुए सेक्टरों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए इन विषयों को प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने शिक्षा और रोजगार के बीच सीधा संबंध बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को रियल इकोनॉमी से जोड़ने की प्रोसेस को और तेज करना होगा। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर, पहली बार 92.33 पर आया। मिडिल ईस्ट युद्ध और कच्चा तेल महंगा होने से डॉलर मजबूत, विदेशी सामान महंगे होंगे। भारतीय रुपया 9 मार्च को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 46 पैसे गिरकर 92.33 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हुए हालात के बीच ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी और डॉलर के मजबूत होने की वजह से रुपए में ये बड़ी गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक युद्ध शांत नहीं होता, रुपए पर दबाव बना रह सकता है और इस साल रुपए में अब तक 2% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है और इसके चलते 2026 में दुनिया के इमर्जिंग मार्केट्स की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी में से एक बन गई है। ईरान का दावा, ट्रंप को युद्ध के लिए उकसाया गया। विदेश मंत्री अरागची बोले, अमेरिकी सीनेटर ग्राहम और नेतन्याहू ने मिलकर साजिश की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया गया। उनका दावा है कि अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर साजिश की। अरागची के मुताबिक ग्राहम हाल ही के हफ्तों में कई बार इजराइल गए और वहां की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से मुलाकात की। इन बैठकों में ईरान से जुड़े हुए मामलों पर चर्चा हुई। अरागची का कहना है कि ग्राहम ने कहा था कि उन्हें इजराइल से ऐसे खुफिया जानकारी मिलती है जो कि कभी कभी अमेरिकी सरकार भी शेयर नहीं करती और इसी जानकारी के आधार पर ट्रंप को ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजी किया गया। ईरान बोला, मजबूरी में जंग लड़ रहे। तुर्की, साइप्रस और अजरबैजान पर हमले से इनकार किया। इजरायली हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर घायल। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 10वां दिन था। ईरान ने कहा कि वह मजबूरी में जंग लड़ रहा है, ये उसकी पसंद नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वघाई ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि जंग देश पर जबरन थोपी गई है। जब उनसे सीज फायर के लिए मध्यस्थता की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इस तरह की बात करना गलत होगा। वघाई ने कहा कि इस समय सैन्य टकराव जारी है और ऐसे में देश की रक्षा के अलावा किसी दूसरे विषय पर चर्चा करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान ने इस जंग की शुरुआत नहीं की थी और उनके मुताबिक देश को अपनी रक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने तुर्की, साइप्रस और अजरबैजान पर हमले से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह इन देशों की दिशा में ईरान की जमीन से कोई हमला नहीं हुआ है। राजस्थान में जहरीली हवा से 3 साल घट रही जिंदगी। फेफड़े ही नहीं, दिमाग तक पहुंच रहे बारीक कण। साल में सिर्फ 20 दिन शुद्ध हवा। राजस्थान में बढ़ता हुआ प्रदूषण 8 करोड़ से ज्यादा प्रदेशवासियों की औसत उम्र घटा रहा है। राजस्थान, जयपुर में तो साल में 20 दिन ही शुद्ध हवा नसीब हो रही है। जहरीली हवा में मौजूद बारीक कण सिर्फ फेफड़ों में ही नहीं, दिमागों की नसों तक ही पहुंच रहे हैं और किडनी तक को डैमेज कर रहे हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी की ताज़ा रिपोर्ट में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट बताती है कि जयपुर का हर नागरिक अपनी औसत उम्र के 3 साल 10 महीने और 24 दिन सिर्फ जहरीली हवा के कारण काम कर रहा है। ममता बनर्जी के धरने का चौथा दिन, रविंद्र संगीत सुनाया। बोली, धरना स्थल पर भाजपा पर्चे बांट रही, इनमें पीएम की रैली का प्रचार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर ममता ने रविंद्र संगीत दल के साथ गाना गाया। ममता ने आरोप लगाया कि उनके धरना स्थल पर भाजपा और उसकी एजेंसियां पर्चे बांट रहे हैं। ममता ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे पर्चे बांट रहे लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दें। पर्चों में प्रधानमंत्री मोदी की 14 मार्च को कोलकाता में होने वाली रैली का प्रचार किया जा रहा है। ममता ने अपने समर्थकों से कहा कि किसी अन्य राजनीतिक दल के कार्यक्रमों में ऐसे पर्चे बांटने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, उन्हें पकड़ो और पुलिस के हवाले कर दो। बनर्जी ने राज्य मंत्री शशि पांचा को भी इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पर्चे बांटने में शामिल लोग पूछताछ के बाद भाग गए। दिल्ली दंगा केस के आरोपी शरजील इमाम को भाई की शादी के लिए 10 दिनों की मिली जमानत। दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को सोमवार को भाई की शादी के लिए 10 दिन की जमानत मिली। कोर्ट ने यह जमानत 20 मार्च से 30 मार्च तक के लिए मंजूर की है और इमाम ने पहले 6 हफ्ते की राहत मांगी थी।
फरवरी 2020 की उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा में 53 लोगों की जान गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे और इससे पहले जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में प्याज लहसुन को तामसिक मानने की याचिका, सीजेआई ने पूछा, आधी रात को पिटीशन ड्राफ्ट करते हो गया, फालतू बताकर 5 याचिकाएं खारिज की। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने 5 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL या जनहित याचिका फाइल की थी, जिसमें से एक में कहा गया था कि प्याज और लहसुन में तामसिक या नेगेटिव एनर्जी होती है या नहीं, इसके लिए रिसर्च की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत ने एडवोकेट सचिन गुप्ता को फटकार लगाई। CJI ने पूछा, आधी रात को ये सब पिटीशन ड्राफ्ट करते हो क्या? CJI और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने वकील की 5 PIL अस्पष्ट, फालतू और बेबुनियाद बताकर खारिज कर दी। पिटिशनर ने जवाब दिया कि यह एक आम मुद्दा है और दावा किया कि गुजरात में खाने में प्याज के इस्तेमाल को लेकर कथित तौर पर एक तलाक हुआ था। दिल्ली से मैनचेस्टर की इंडिगो फ्लाइट बीच रास्ते से लौटी। इथियोपिया बॉर्डर से प्लेन ने यू टर्न लिया। जंग के कारण आखिरी मिनट में एयर स्पेस बंद। खबर है कि दिल्ली से मैनचेस्टर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 7 घंटे उड़ने के बाद वापस लौट आई। इंडिगो के एक अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट 6E33 ने इथियोपिया और इरिट्रिया के बॉर्डर के पास यू टर्न लिया और अब दिल्ली वापस जा रही है। अधिकारी ने बताया कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से आखिरी मिनट में एयर स्पेस पर रोक लग गई। इसके बाद पायलट को बीच रास्ते से लौटने का फैसला लेना पड़ा। ये एयरक्राफ्ट सोमवार सुबह दिल्ली से यूनाइटेड किंगडम UK के शहर के लिए निकला था। ये 26 फरवरी के बाद इंडिगो की पहली दिल्ली मैनचेस्टर फ्लाइट थी। लंबे समय का रूट कुछ समय बाद फिर से शुरू हुआ था। नॉर्मल हालत में फ्लाइट को लगभग 11 घंटे लगते हैं। बंगाल पहुंचे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, कालीघाट में पूजा की। लोगों ने गो बैक के पोस्टर लगाए, काले झंडे दिखाए। बीजेपी की मांग 3 फेज में ही चुनाव करवाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रविवार शाम को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों का रिव्यू करने के लिए कोलकाता पहुंचे। 3 दिन चलने वाली चुनाव आयोग की फुल बेंच मीटिंग के लिए सोमवार को ज्ञानेश कुमार कालीघाट में पूजा करने के लिए पहुंचे। मंदिर के बाहर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने गो बैक के पोस्टर और काले झंडे दिखाए। इससे पहले रविवार को भी कोलकाता पहुंचने पर कुछ लोग उनके काफिले के सामने झंडे लेकर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए दिखे थे। इधर बीजेपी के एक डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फुल बेंच से मुलाकात की और मांग की कि 2026 का पश्चिम बंगाल असेंबली चुनाव 3 फेज में ही करवाया जाए। आज का सुविचार, जिंदगी में अपनों से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए। कहा जाता है कि प्रणाम परिणाम बदल देता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।